कृपया ध्यान दें, ये कॉमिक्स रिव्यू बच्चों के लिए या परिवार के साथ बैठने लायक नहीं है, क्योंकि इस कॉमिक्स में जो भी कंटेंट दर्शाया गया है या बताया गया है, वो पूर्ण तरह मैच्योर है, मतलब 18 प्लस लोगों के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं येली ड्रीम्स की तरफ से निकाली गई संयुक्त संस्करण कारवां ओमनिबस की। ये हिंदी एडिशन है। इसको मैंने बुक कर लिया था काफ़ी समय पहले, और इसको हार्ड बाउंड मैंने खुद ही किया है। तो ये एक डाइजेस्ट थी और उसको कन्वर्ट किया था मैंने हार्ड बाउंड में। तो यदि आप इस तरह का कवर कहीं ऑनलाइन खोजेंगे तो आपको मिलेगा नहीं ओमनिबस में। तो ये मेरे द्वारा बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि इसमें जो भी कंटेंट है, ये जिस तरह की कहानी बनाई गई है, ये एडल्ट और मैच्योर कंटेंट है। इसका मतलब ये है कि आपको इस कॉमिक्स के रिव्यू में कुछ ऐसे सीन भी देखने को मिल सकते हैं जो आपको शायद पसंद ना आए। मेरे को ये लगता है कि जिस लेखक ने इसकी स्टोरी लिखी है, वो स्टोरी की डिमांड ही कुछ ऐसी थी कि उसमें थोड़ी असभ्य लैंग्वेज यूज़ की गई है और कुछ ऐसे दृश्य दर्शाए गए हैं कि जो इस स्टोरी की डिमांड बढ़ जाती है। अगर वो इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह के दृश्य ना डालता, तो शायद इस स्टोरी में वो बात ना आ पाती। तो यदि आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखी है, तो फिर शायद आप इस बुक को पढ़ पाएँगे। क्योंकि उसमें जिस तरह का उस वेब सीरीज़ और उन मूवीज़ में जिस तरह का कंटेंट और लैंग्वेज और भाषा यूज़ की गई थी, उसी तरह की भाषा इसमें भी यूज़ की गई है। तो आइए इसको हम रिव्यू करना चालू करते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको ऊपर से इसका प्रेजेंटेशन बता दिया है। ये इस तरह से मुझे मुड़ी हुई मिली थी, तो इसलिए इसकी बाइंडिंग भी इस तरह से हुई है, और इसका कवर मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था, इसके अंदर से ही उठाया था। आप देख सकते हैं इसका कवर मैंने काफ़ी मोटा यूज़ किया है, पूरा फील देने की कोशिश करी है, इसकी डार्क थीम है। तो ये किस ऑडियंस को पसंद आने वाली कॉमिक्स है? अगर आपको पसंद है भूत, पिशाच, भेड़िया, वैम्पायर्स, हॉरर कॉमिक्स हैं, तो आपको शायद ये कंटेंट पसंद आए। तो ये इस तरह की मैं कॉमिक्स पढ़ता नहीं हूँ, पर ये कॉमिक्स की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी, तो मैंने इसको पढ़ी। संपूर्ण कारवां याली ड्रीम्स कॉमिक्स अड्डा। तो ये मैंने कॉमिक्स अड्डा की तरफ से ली थी, शायद ये स्पॉन्सर भी हैं इस कॉमिक्स के। काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क मैं कहूँगा, आपको कवर आर्ट पे ही मैच्योर कंटेंट देखने को मिल जाता है। ये इसकी मेन कैरेक्टर है, इसका नाम भैरवी है, और ये मधुराक्षी। इस पे दूसरा पार्ट बनाया गया है। तो स्टोरी इन दोनों कैरेक्टर पे ही घूमती है। अब आप जैसे ही इसको खोलते हैं, तो मैच्योर कंटेंट की यहाँ से भी स्टार्टिंग हो जाती है, और जिस तरह की डिमांड है उस तरह का आर्ट वर्क भी है, और आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा किया गया है उस हिसाब से। पहला पार्ट कारवां। आइए अब अंदर देखते हैं। तो जैसे ही बुक चालू होती है, वैसे ही आपको थोड़ा आर्ट वर्क देखने को मिल जाता है। तो जिस तरह से इस कॉमिक्स की थीम है, उस हिसाब से पहला कवर उन्होंने डिज़ाइन किया है कि आपको पहले पार्ट में क्या देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे लेखक, चित्रांकन, लेखक शमिक दास गुप्ता, और चित्रांकन जो है वो विकास सतपथी का है। काफ़ी अच्छी तरह से इसको लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे लेखक की तारीफ करना चाहूँगा। और चित्रांकन विकास सतपथी ने काफ़ी अच्छा किया है इसमें, जिस तरह से स्टोरी की डिमांड थी उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क किया है। तो यहाँ पहला पार्ट चालू हो जाता है। ये राजस्थान का एक छोटा सा गांव बताया है, जिसमें ये बताया है कि एक मुस्लिम परिवार है, उसमें एक छोटा बच्चा है आसिफ, और वो उसके माता पिता के साथ रहता है। तो एक दिन उस गांव में रेत की आंधी आती है, और उसके बाद एक कारवां आता है। उस कारवे में वो उनसे अनुमति मांगते हैं कि भाई हमको एक रात गुजारनी है। पहले तो वो मना कर देते हैं, पर उसमें कुछ ऐसी सुंदर नर्तकियां रहती हैं कि जिनको देख के उनका लोगों का दिल डामाडोल हो जाता है। फिर उसके बाद वो उनको नृत्य दिखाती हैं, फिर उसके बाद उन पे अटैक कर देती हैं पिशाच रूप में। और इस दौरान आसिफ के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, पर इसमें आसिफ बच जाता है, और इस सदमे का आसिफ पे गहरा असर हो जाता है। फिर उसके बाद 20 साल बाद की स्टोरी बताइए, जहाँ पे आसिफ बड़ा हो चुका है। फिर एक इंस्पेक्टर जय सिंह राठौर उसको ढूंढता हुआ आता है और उसको गिरफ्तार कर लेता है। फिर जाते जाते वो रेगिस्तान में भटक जाते हैं, उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। फिर वो एक खंडहर में शरण लेते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात भैरव सिंह से होती है। वो एक इंस्पेक्टर हैं, और जब भैरव सिंह को ये पता चलता है कि आसिफ एक मुस्लिम है और मुजरिम है, तब वो आसिफ को मारने लगता है। इसी बीच में भैरव सिंह की भतीजी आती है दुर्गा, और उनको रोकती है। और फिर उसके बाद वही होता है, वहाँ भी रेत की आंधी आती है। रेत की आंधी को देख के आसिफ डर जाता है, और फिर बांसुरी की गूंज होती है। आसिफ और जय सिंह को एक तहखाने में बंद कर देते हैं, और उस कारवां को वो अनुमति दे देते हैं अंदर आने की।
और फिर वही होता है, इसमें जो लड़कियाँ रहती हैं वो नाच-गाना करती हैं, इसके साथ दुर्गा भी नाचने लगती है उनके साथ और फिर उसके बाद वो पिशाच रूप में आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। चीख-चिल्लाने की आवाज़ आसिफ और जय सिंह राठौर के कानों तक जाती है, जिस कमरे में वो बंद रहते हैं। आसिफ को ये समझ में आ जाता है कि बाहर क्या चल रहा है और बाहर भैरव सिंह और उसके जवान पिशाचों से लड़ते हैं, पर पिशाच सारे उसकी आर्मी को खत्म कर देते हैं। भैरव सिंह इसलिए बच जाता है क्योंकि उसके गले में ताबीज़ होता है, जिससे पिशाच डर जाते हैं। फिर उसके बाद आसिफ और जय सिंह बाहर आ जाते हैं, दुर्गा को बचा हुआ देखते हैं तो उनसे पूछते हैं। फिर दुर्गा बोलती है कि मैं अपने चाचा को साथ लेके जाऊंगी। फिर भैरवी जो पिशाचनी है वो एक साजिश रचती है और भैरव सिंह के एक सिपाही के द्वारा भैरव सिंह को पकड़ लेती है। फिर वो उसके सिपाही को भी मार देती है और फिर वहाँ पे वो आह्वान करती है पिशाचों के सम्राटों का। और जब वे वहाँ प्रकट होते हैं तो वे नाराज होते हैं भैरवी से। वो बोलते हैं कि ऐसा मत करो भैरवी, तुमने बहुत त्राही त्राही मचा रखी है, अगर ऐसा ज्ञात हो गया मनुष्यों को तो वो हमें समाप्त कर देंगे। इससे भैरवी नाराज हो जाती है और वो भैरवी को श्राप दे देते हैं कि तुम सूरज की रोशनी में जल के मर जाओगी। इधर भैरव सिंह आजाद हो जाता है और पिशाचों पे टूट पड़ता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम लोग भाग जाओ क्योंकि अब उसका बचना असंभव है। आसिफ दुर्गा को लेके वहां से निकल जाता है। साजिश रचता उनको मारने के लिए बम विस्फोट से, और जिसमें जय सिंह, आसिफ और दुर्गा बच जाते हैं। पर तब उस विस्फोट में भैरवी बच जाती है और जय सिंह राठौर पर हमला कर देती है। तब सूर्योदय होने वाला रहता है तो जय सिंह राठौर को याद आता है श्राप के बारे में। तब वो भैरवी को पकड़ लेता है और आसिफ और दुर्गा को भागने के लिए बोलता है। भैरवी को वहां वो मार डालता है और वो खुद भी मर जाता है। आखिरी दृश्य में भैरव सिंह को पिशाच रूप में उठते हुए बताते हैं और यहीं पे कारवां का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब चालू होता है कारवां खूनी जंग। इसकी स्टोरी आपको शायद शोले जैसी लगने वाली है, रामगढ़ के शोले और इसमें थोड़ा सा वेयरवुल्फ इफेक्ट डाल दिया है। तो इसकी स्टोरी एक जंगल से चालू होती है जहाँ पे जानवरों की हत्या हो रही है और फिर एक पासी का गांव बताया है जिसका नाम है देवगढ़, जहाँ पे प्रताप सिंह और उनकी लड़की मधुराक्षी का राज है और गांव में डाकुओं का खौफ फैला है। और इसी के साथ एक डाकू की एंट्री होती है उनके गांव में, उनसे हफ्ता मांगता है जिससे वो मना कर देते हैं। जिसके बाद वो डाकू मधुराक्षी के बारे में अश्लील बातें बोलता है जिससे वहाँ के लोग गुस्से में आके उसको मार डालते हैं और मधुराक्षी उसका गला काट देती है। ये सब दृश्य उसका दूसरा सैनिक दूर से देखता रहता है और इसकी खबर अपने सरदार को देता है और उसका जो सरदार रहता है वो बोलता है कि होली पर हम जाके इनको सबक सिखाएंगे। तो यहाँ पे जो दरोगा है अविनाश है इसका नाम, और इसके और मधुराक्षी के बीच में प्रेम प्रसंग बताया गया है। तो यहाँ पे मधुराक्षी होली के लिए तैयार होती है और होली का माहौल बताते हैं और वो अविनाश को एक कोने में ले जाके उसके साथ प्रेम करने लगती है। इसी बीच डाकुओं का हमला हो जाता है। हमले में मधुराक्षी के पिता की मौत हो जाती है। मधुराक्षी बाहर आती है, विलाप करने लगती है। इसको देख के डाकू उसको पकड़ लेते हैं और उसके साथ सारे गांव वालों के सामने और उसके प्रेमी के सामने वह घिनौना काम करते हैं। लड़ाई के दौरान उन डाकुओं पर गोलियां भी चलाई जाती पर उनका उन पर कोई असर नहीं होता है। उसके बाद अविनाश उठता है और मधुराक्षी को संभालता है। फिर बताया गया है कि काफी सालों बाद अविनाश वापस गांव में लौटता है, गांव वालों से मधुराक्षी के बारे में पूछता है। गांव वाले बोलते हैं कि उस हादसे के बाद जो मधुराक्षी है वो टूट गई है और अपने आप को किले में बंद कर रखा है। मधुराक्षी की चाची एक तांत्रिक है, उसको वो तांत्रिक विद्या से आह्वान करवाती है पिशाचों का, जिससे कि उनके गांव में भी वैसे ही आंधी आती है। फिर वही कारवां आता है और मधुराक्षी इसके बाद अपने पूरे गांव की बलि उन पिशाचों को चढ़ा देती है और उसके बाद बोलती है कि तुम मेरा इंतकाम लेने में मेरी मदद करो। भैरवी पहले मना कर देती है पर उसके बाद मधुराक्षी अपने आप को भैरवी के सुपुत्र कर देती है और अपने आप को भी पिशाच में कन्वर्ट कर लेती है। भैरवी मधुराक्षी को अपने पिशाच आर्मी में शामिल कर लेती है। इधर अविनाश लुटेरों पे नजर रखता है, इधर भैरवी मधुराक्षी को पूरी तरह पिशाच बना देती है। इधर अविनाश को ये पता चल जाता है कि ये सब डाकू भेड़िया मानव है और इंसान और लड़कियों का गोश्त खाते हैं। इधर अविनाश सुबह होने पर लड़कियों को ढूंढते ढूंढते उनकी गुफाओं में पहुंच जाता है और लड़कियों को आजाद कराता है। तभी उनका एक सेवक गिद्धा वहां पे आ जाता है जिसके साथ अविनाश की भिड़ंत होती है और भिड़ते भिड़ते भेड़िया मानव उसके सामने आ जाता है और अविनाश को वो लोग बंदी बना लेते हैं। यहाँ भैरवी अपनी टोली के साथ निकल पड़ती है अपने कारवां को लेके और जंगल की तरफ। फिर वहाँ पे पिशाच और भेड़िया मानवों की भयंकर युद्ध और लड़ाई बताई गई है जिसमें एक विस्फोट होता है और उससे पहले भेड़िया जो रहता है वो अविनाश को गले में काट लेता है। तो विस्फोट में भैरवी बाहर आती हुई दिखाई गई है
और उसके बाद बताया गया है कि भेड़िया मानव ने अविनाश को काट लिया, अब ये भी भेड़िया बन जाएगा। फिर उसके बाद एक सीन बताते हैं जिसमें गिद्धा मर जाता है पर भेड़िया जो रहता है वो रिकवर होके उठ खड़ा होता है। तो चाँद की रोशनी जो रहती है वो भेड़िया मानव के लिए वरदान साबित होती है, पर इसमें भेड़िया गिद्धा को खो देता है और वो अकेला बचता है। अगले दिन पूनम की रात रहती है जिसमें उसकी शक्ति डबल होने वाली रहती है। फिर नेक्स्ट डे देवगढ़ में बताते हैं, यहाँ पे चर्चा होती है कि भेड़िया मानव को कैसे मारा जाए, क्योंकि अब पूनम की रात है। तब वो चांदी का उपयोग करने की सोचते हैं। फिर भैरवी और भेड़िया मानव की भिड़ंत होती है। अगले दिन भेड़िया मानव को मारने का काफ़ी प्रयास किया जाता है पर वो हर बार बच जाता है। इधर अविनाश में भी भेड़िए के लक्षण होने चालू हो जाते हैं, जिससे कि भेड़िया को वो विस्फोट से उड़ाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर भेड़िया लौट के आता है और भैरवी के साथ वापस उसकी भिड़ंत होती है, जिसमें भैरवी को वो काफ़ी हद तक घायल कर देता है। यह देख के मधुराक्षी उस पर गन से अटैक कर देती है, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता है। उधर से पीछे से चांदी की चेन से अविनाश उसके ऊपर झूम जाता है और अपने आप को एक बम विस्फोट में उड़ा देता है। ये सदमा मधुराक्षी सहन नहीं कर पाती है और उसको लेके भैरवी वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ अगला भाग हमें प्रतिशोध देखने को मिल जाता है। यहाँ स्टोरी वापस पहले पार्ट से चालू होती है, जहाँ पे भैरवी को सनलाइट में जय सिंह राठौर ने मार दिया है और आसिफ और दुर्गा बच निकले हैं। अब यहाँ पे खंडेर का सीन बताते हैं जहाँ पे मधुराक्षी दबी हुई है, वह फिर से उठ खड़ी होती है और ये पाती है कि भैरवी मर चुकी है। फिर वो प्रतिज्ञा लेती है कि वो भैरवी को वापस जिंदा करेगी। फिर यहाँ पे दुर्गा और आसिफ का प्रेम प्रसंग बताते हैं। फिर दुर्गा और आसिफ जय सिंह राठौर के घर उसकी पत्नी को सूचना देने जाते हैं कि वो उसकी मृत्यु हो गई है। और फिर जब वो उसको सूचना देते हैं और सब सबूत बताते हैं तो उसकी पत्नी इस चीज़ पे विश्वास नहीं करती है और वो पुलिस इंस्पेक्टर को बुला लेती है। पुलिस इंस्पेक्टर आकर उनको गिरफ्तार करने ही वाला रहता है कि उस समय फिर से कारवां आ जाता है। मधुराक्षी कारवां लेके आती है और फिर से वही प्रसंग रचती है। उसके साथ इस बार ज़ॉम्बी रहते हैं और ये बोलती है कि ज़ॉम्बी अंदर घुसेंगे और तुम लोगों को मार देंगे। आसिफ और दुर्गा वहाँ से बच्ची को लेके भाग निकलते हैं और इसी मुठभेड़ में जय सिंह राठौड़ की पत्नी जो है वो मर जाती है। अगला पार्ट सांझ। तो यहाँ आसिफ और दुर्गा गोरखपुर के लिए निकल गए हैं, जहाँ दुर्गा का निवास है। और दुर्गा बोलती है कि यही इस बच्ची के लिए सुरक्षित जगह होगी और उनके पीछे यहाँ ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं ट्रेन में। वो किसी तरह उनसे बच निकलते हैं। उसके बाद वो गोरखपुर पहुंच जाते हैं। जब गोरखपुर पहुंचते हैं तब दुर्गा बोलती है आसिफ से कि तुम ये मत बताना कि तुम मुस्लिम हो, क्योंकि 26/11 में उसके पापा की मृत्यु हुई थी। तब से उसके परिवार वाले मुस्लिम से चिढ़ते हैं। फिर वो फेक आइडेंटिटी जय सिंह राठौर की बना के गोरखपुर में उनके गांव पर पहुंचते हैं। उनके घर में शादी का माहौल है, दुर्गा के बहन की शादी होने वाली रहती है। इसी बीच एक सीन बताते हैं जहाँ पे भैरव सिंह पिशाच बन चुका है और मधुराक्षी को रोकने के लिए गोरखपुर की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ गोरखपुर में दुर्गा और आसिफ का प्रेम प्रसंग चलता रहता है और यहाँ पे शादी की तैयारियां चलती रहती हैं। शादी की तैयारियों के दौरान दुर्गा आसिफ को एक तहखाने में ले जाती है और बताती है कि कहाँ पे असला बारूद छुपा के उन्होंने रखा है। इधर मधुराक्षी भैरवी की अस्थि को लेकर उसको पुनर्जीवित करने के लिए गोरखपुर की तरफ बढ़ती है। उसको जय सिंह राठौर की बच्ची का लहू चाहिए, इसलिए वो उनका पीछा कर रही है। रास्ते में एक ट्रक को रोक के उसको मार के अपने ज़ॉम्बीज़ के साथ वो आगे गोरखपुर की तरफ रवाना होती है। अगला अध्याय रात। तो इसमें शादियों की तैयारी चल रही है गोरखपुर में और आप देख सकते हैं कि ये वाला कवर आर्ट मैंने सबसे आगे लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये वाला, ये कवर आर्ट बहुत शानदार है तो यही मैंने यूज़ किया है। ठीक है, स्टोरी पे आते हैं। तो यहाँ पे शादी की तैयारी चल रही है। आसिफ और दुर्गा भागते-भागते खेत में चले जाते हैं और खेत में उन्हें पता चलता है कि उसके चाचा वहाँ पे दारू पी रहे हैं, तो वो भी आसिफ भी वहाँ पे उनके साथ दारू पीने लगता है। जब दारू पीने लगता है तब उसके चाचा उसको पकड़ लेते हैं कि भई ये तो तुम तो मुस्लिम हो। फिर उसकी खूब धुनाई करते हैं और साथ ही में उसको और दुर्गा को एक तहखाने में बंद कर देते हैं। जब दुर्गा समझाने की कोशिश करती है तब उसके दादाजी इस बात पर बिलीव नहीं करते हैं। शादी की तैयारी के दौरान वो नर्तकियों को घर पर लाते हैं, जिसमें मधुराक्षी और उनका कारवां रहता है और फिर वहाँ पे वो वापस अपनी अदाओं से उनको लुभाती है। उसके बाद पिशाच बन के उन सबको मारने लगती है। मधुराक्षी दुर्गा के दादा को भी पिशाच में कन्वर्ट कर देती है और उनको अपना एक खास गुलाम बना लेती है। फिर यहाँ से मधुराक्षी अपनी सेना के साथ अग्निघाट निकल जाती है। वो जय सिंह राठौर की बच्ची को भी वहाँ ले जाती है
और इतनी देर में यहाँ पे भैरव सिंह आ धमकता है और वो देखता है कि यहाँ पे आसिफ को बंद कर रखा है। आसिफ और भैरव सिंह अग्निघाट की तरफ कूच कर जाते हैं मधुराक्षी को रोकने के लिए। आसिफ पूरा गोला बारूद साथ में लेके निकल पड़ता है। उधर मधुराक्षी अपनी क्रिया चालू कर देती है अग्निघाट पर। वह जय सिंह राठौर की बच्ची का जो लहू है वो उसके कंकाल पे डालती है और आह्वान करती है, और जैसे ही उसका लहू उसके कंकाल पे गिरता है वैसे ही भैरवी जिंदा होने लगती है। और इतने में वहाँ भैरव सिंह आ जाता है और वो मधुराक्षी से लड़ने लगता है। इतनी देर में दुर्गा भी आज़ाद हो जाती है और फिर मधुराक्षी उसके दादा को भैरव सिंह के साथ लड़ने का आदेश देती है। उन दोनों में भिड़ंत हो जाती है। इस बीच जो भैरव सिंह रहता है वो उसके पिता को खत्म कर देता है। फिर वह टूट पड़ता है मधुराक्षी की तरफ, पर इतने में भैरवी जिंदा हो चुकी रहती है। भैरवी बोलती है कि तुम मेरे ब्लड से ही बने हुए, तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। इसी बीच वहाँ आसिफ आ जाता है। आसिफ पूरा गोला बारूद ब्रिज के पास में डाल देता है। उसको पता रहता है कि पिशाच पानी से डरते हैं और उसमें उनका खात्मा हो जाता है। और जैसे ही बम फटता है वहाँ बाढ़ सी आ जाती है। और इस बीच आसिफ दुर्गा और बच्ची को बचा लेता है और एक फंदा तैयार करके भैरव सिंह के भी गले में डाल देता है। मधुराक्षी और भैरवी पानी में डूबती चली जाती हैं और मर जाती हैं और पूरी गल जाती हैं। जैसे ही भैरव सिंह नाव पे आता है, जैसे ही वह भैरवी के श्राप से मुक्त होता है, वह अपने पूर्ण रूप में वापस आ जाता है। और इसी तरह आसिफ, दुर्गा, भैरव सिंह और बच्ची अंत में बच जाते हैं और यहीं पे हो जाती है कहानी खत्म। आइए अब इसके अंत के कवर आर्ट देख लेते हैं। काफ़ी अच्छे से गैलरी बनाई गई है। तो दोस्तों अब इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना वीडियो अंत करता हूँ। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। डिस्क्लेमर मैंने पहले ही डाल दिया था कि ये सब एडल्ट कंटेंट से रिलेटेड है, पर कहानी इसकी काफ़ी अच्छी और फिल्मी अंदाज में लिखी गई है। यदि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो आप इस कहानी को एंजॉय करोगे। तो मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ बने रहिए। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे कंटेंट पसंद आते होंगे। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।